नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शुक्रवार को शंकर नगर स्थित राजीव कांग्रेस भवन में बैक टू बैक पूरे दिन अलग अलग चरणों में संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों से बैठकें ली। इन बैठकों में संगठन की वर्तमान स्थिति, आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और सुशासन तिहार में सरकार को घेरने की रणनीति पर गहन चर्चा की गई। बता दें, ये बैठक संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रम को धार देने के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली बैठक सुबह 10 बजे हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सभी विधायकों के साथ चर्चा कर उनसे विधानसभा स्तर पर पार्टी की गतिविधियों, जनसंपर्क और विपक्ष की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। वहीं दूसरे चरण की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ जिलों में संगठन की स्थिति, कार्यक्रमों की प्रगति और बूथ स्तर पर मजबूती की योजना पर फीडबैक लिए। इसके ठीक बाद अंतिम बैठक दोपहर 2 बजे ब्लॉक अध्यक्षों के साथ हुई, जिसमें ब्लॉक स्तरीय मुद्दों, संगठन विस्तार और लोकल पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर विस्तृत रूप से बातचीत की गई। कांग्रेस इन बैठकों में सरकार के सुशासन तिहार में सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की। पहली बार पूरे प्रदेश में नवनियुक्त 307 ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और बैठक में रणनीति तय करेंगे कि आगामी समय में सरकार के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ना है। इसको लेकर चर्चाएं होगी। इस तरह से और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी सभी ब्लॉक अध्यक्षों से चर्चा करेंगे और संबोधन कर उनको मार्गदर्शन भी देंगे। इस तरह से लगातार आज 3 बैठक चल रही है और तीनों बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और कांग्रेस की आक्रामक रणनीति अपनाई जाएगी आने वाला समय में कि सरकार को बेनकाब करने के लिए पार्टी रोड मैप भी तय करेगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाद अब छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल ने भी नतीजे घोषित कर दिए हैं। यह नतीजे मुख्य परीक्षा के जारी किए गए हैं। इस बार परीक्षा परिणाम 85.22% रहा है। यह 2 वर्ष तक के रिजल्ट हैं। परिणाम के आने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। सफल छात्र परिणाम पर खुशी जताई है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल रायपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के अंतर्गत कई एग्जाम हुए, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यह परिणाम जारी किया। रिजल्ट जारी करते हुए गजेंद्र यादव ने कहा कि संस्कृत बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 1117 परीक्षार्थी शामिल हुए। बता दें, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल का कुल औसत परीक्षा परिणाम 85.22% रहा। रिजल्ट की घोषणा के समय कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब और छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हम सबके लिए सौभाग्य बात है कि कल हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड का हमने एग्जाम घोषित किया और आज हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा क्लास 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के कुल 34 केंद्रों में 1117 बच्चों ने परीक्षा दिलाई है। आज उसका परीक्षा परिणाम हम घोषित कर रहे हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार संस्कृत विद्या मंडलम का जो रिजल्ट है औसत 97% है। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है। हम लोग माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता के साथ साथ संस्कृत विद्या को भी बहुत मजबूत करना है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में जो संस्कृत को ऑप्शनल भाषा जो बोला गया था, उसको अनिवार्य हम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे संस्कृत विद्या की ओर आए, क्योंकि हमारे पुरातन सनातन संस्कृति में सारे श्लोक और मंत्र जो हैं वो संस्कृत में हैं, तो हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। इस हेतु छत्तीसगढ़ सरकार संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा काम कर रही है और ये हम लोग आज एग्जाम दिलाए हैं। सभी जो बच्चे संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा एग्जाम दिलाए उनके लिए पहले धन्यवाद देता हूँ और आज सभी जो उत्तीर्ण बच्चे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
सर संस्कृत विद्यामंदिर सरकार की ओर से क्या नहीं, उसको ही मैं बताया कि पहले 9th के बाद ऑप्शनल कर दिया गया था, लोग लेते नहीं थे। अभी हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है सब बच्चों को, ऑप्शनल नहीं अनिवार्य एक सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट भले ऑप्शनल रहे लेकिन संस्कृत अनिवार्य रहे। इसके लिए हमने शिक्षा विभाग एक पत्र जारी किया है। आने वाले समय में सभी स्कूल में, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में सब बच्चे संस्कृत भी पढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ रहा है। 1117 बच्चे इस बार 39 परीक्षा केंद्र में बैठे थे और 79% लोग उत्तीर्ण हुए। इसे आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। स्वच्छता की रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन न्यायधानी बिलासपुर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शहर सच में दौड़ रहा है या सिर्फ कागजों में ही सफाई दिख रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 को लेकर तैयारियां तेज है, दावे बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बार बार सिस्टम को आईना दिखा रही है। नगर निगम ने शहर के 8 जोनों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था और गार्डनों की देखरेख, हर स्तर पर काम तेज करने की बात कही जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि इस बार बिलासपुर फिर से टॉप रैंकिंग में अपनी जगह बनाएगा, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी कहता है। शहर के कई वार्डों में कूड़े के ढेर खुलेआम पड़े नजर आ रहे हैं, नालियां जाम हैं, बदबू से लोग परेशान हैं और सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। सफाई के नाम पे सिर्फ ना फोटोबाजी हो रही है। आप जहाँ जहाँ देखो कहीं कूड़े पड़े हैं, मुक्कड़ है, कहीं नाली बजाती पड़ी है, ये सिर्फ फोटोबाजी में ही ये मिलते आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लायंस कंपनी देखो, जहाँ भी थोड़ा सा झाड़ू लगाएगा फोटो खींचेगा, उसको अपने पोर्टल में डालते हैं। ये सही सफाई है? सफाई वो होनी चाहिए जो शहरों में दिखनी चाहिए, ना कि इधर से गुजरो तो कूड़ा दिख ले, उधर से देखो तो रोड से पानी बहे। ये नहीं होनी चाहिए। आज यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ना, उनका काम ही यही है, झूठ बोल के सब कुछ करके ये अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, काम कुछ नहीं, सिर्फ झूठ पे आते हैं। करोड़ कई बार बजट पेश किया। आप आने वाले साल में जो बजट का रिक्यूल है, आप देख लेना उसको कितना खर्च होगा, कितना आएगा, ये आपके सामने हो जाएगा। हम लोग को बताने से मतलब नहीं, ऐसा बजट हमने बहुत देखा है। सिर्फ बजट आता है, वो क्लियर नहीं होता, कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो बोलने के लिए बस है, आता नहीं। शासन स्तर में आपने देखो ना, आज शहर की रोड नाली सब देखो ना क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं तो बोलता हूँ कर्मचारियों को पेमेंट देने के लिए माध्यम हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि हालांकि गवर्नमेंट का ये तो प्लान है कि स्वच्छता मिशन वाला, तो इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से अभी वो काम नहीं हुआ है, जैसा कि कहा जा रहा है या कहा जाता है। जगह जगह अपन मोनो देख लेते हैं, जैसा कि मेरे पीछे में दिख रहा है, और मगर उसके बाद क्या है, उसको में जो 100% जो है वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि असुविधाएं होती है और नाना प्रकार की बीमारियों का मतलब खतरा होता है, जिसकी वजह से लगातार दावे करते रहती है। हाँ। शहर को दूसरे नंबर का अवार्ड मिला था, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि दावे तो तब होना चाहिए जब रियली उस बात पे मतलब परफेक्शन हो और उसमें लोगों को भी दिखे, एक आम पब्लिक को भी दिखे। जैसा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मगर मैं भी एक साधारण सा नागरिक हूँ, जो मैं विचरण इधर उधर करता हूँ तो दिखता है, और वैसा होना चाहिए जैसा कि अभी है नहीं। तो ऐसा है कि प्रशासन से अपील है कि उसको पूरी तरीके से कार्यान्वित करें, परफॉर्मेंस पूरा सही दें, जिसके कारण से लोगों को ये दिख सके कि स्वच्छता मिशन पर अमल हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में बिलासपुर ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की थी। शहर को 5 स्टार, गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस जैसे प्रतिष्ठित प्रमाण भी मिले थे। लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि अब फोकस सिर्फ रैंकिंग पर नहीं बल्कि असली सफाई पर है। अगर हालात नहीं सुधरे तो पिछली उपलब्धियां फीकी पड़ सकती हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम के दावे जमीनी हकीकत से बदलते हैं या फिर सफाई सिर्फ रिपोर्ट और कागजों तक ही सीमित रह जाती है। सवाल साफ है, क्या इस बार बिलासपुर सच में साफ होगा या सिर्फ दावा ही सबसे साफ रहेगा।
कैमरामैन सूरज पुरैना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है, जहां संबलपुरी निवासी रोशन उर्फ नानू के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में मुकर गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया और तत्काल कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम संबलपुरी का निवासी बताया जा रहा है। एएसपी मधुलिका सिंह के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम संबलपुरी निवासी रोशन उर्फ नानू के विरुद्ध पीड़िता द्वारा बिल्हा थाना में आकर अपराध दर्ज कराया गया कि उसके द्वारा शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया गया है की शिकायत पर अपराध दर्ज कर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूर दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कर्मचारी रायगढ़ पहुंचे और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास व कार्यालय घेराव की तैयारी की और हजारों कर्मचारी रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में एकत्रित हुए और सभा का आयोजन किया। सभा पश्चात कर्मचारियों ने रैली की शक्ल में रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अपनी 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कर्मचारियों का आरोप है कि भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान 100 दिनों में नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन 800 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। धरना प्रदर्शन में वन, जल संसाधन, शिक्षा, बीज निगम सहित कई विभागों के दैनिक श्रमिक, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी और स्कूल सफाई कर्मचारी शामिल रहे। दिनांक 1 मई 2026 को दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी संघ है उनके 6-7 विभिन्न इकाइयों के द्वारा अपनी जो विभिन्न सेवा संबंधी मांगे हैं उनके विषय में एक संक्षिप्त रैली निकालकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ इस स्थल पर मेरे द्वारा उस ज्ञापन को प्राप्त किया गया है। इसमें इनकी विभिन्न सेवा संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जो भी उसमें नियम सम्मत प्रक्रिया होगी वो इनकी विभिन्न प्रकार की सेवा में स्थायीकरण, वेतनमान इत्यादि विभिन्न प्रकार की इनकी बातें हैं, विभिन्न प्रकार की इनकी मांगे हैं। उन सबका उल्लेख इनके द्वारा ज्ञापन में किया गया है। उन्हें ज्ञापन को प्राप्त किया गया है जो भी इसमें नियम था। धन्यवाद। हम लोग जो है आज जो है वित्त मंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हुए थे और हमारे जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू किया जाना वन विभाग में और जो चार श्रम संहिता लागू किया जाना है। केंद्र सरकार ने तो लागू कर दिया है, बाकी राज्यों में भी लागू कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में एवं श्रमिकों में काफी नाराजगी है। इसीलिए हम लोग जो है आज वित्त मंत्री कार्यालय को घेराव करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे और अभी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं माननीय एसडीएम महोदय को और उन्होंने आश्वस्त कराया है कि उक्त मांगों को जो है मैं मंत्री महोदय के समक्ष पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द जो है ये मांग पूरा हो। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करते? हमारी मांग अगर पूरा नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी जो 33,630 दैनिक वेतनभोगी हैं और 43,000 जो अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वो पूरा के पूरे जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में राजधानी में बैठने के लिए बाध्य होंगे। मजदूर दिवस के मौके पर न्यायधानी बिलासपुर में आईटीआई कर्मचारी संघ के संभागीय चुनाव उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुए। इस चुनाव में कर्मचारियों की भागीदारी ने पूरे माहौल को ऊर्जा से भर दिया। संभाग के 8 जिलों से आए जिला अध्यक्षों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि चुनाव में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और विरोध के बावजूद कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना है कि आज के समय में सक्रिय भागीदारी और चुनावी प्रतिस्पर्धा संगठन की मजबूती का संकेत है। पवन शर्मा, गजेंद्र साहू और संतोष वर्मा सहित संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर सकारात्मक माहौल तैयार किया, जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सफल रही। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासी कर्मचारी संघ से संबद्ध हमारे आईटीआई संघ के संभागीय चुनाव आज हुए हैं। उस संभागीय चुनाव में लगभग सभी जो संभागीय अध्यक्ष लेकर 5 जिले के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं आईटीआई कर्मचारी संघ के, वो सब निर्विरोध हैं और बहुत उत्साह है कर्मचारियों में, क्योंकि आज के समय में निर्विरोध आना
एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम सब चुनाव के क्षेत्र में जाकर कहीं न कहीं उलझ जाते हैं और कर्मचारी हम एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन शर्मा जी, हमारे गजेंद्र साहू जी, संतोष वर्मा जी, जितने भी संगठन के पदाधिकारी, उन्होंने एक माहौल बनाया और आज सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष और संभागीय अध्यक्ष हैं वो निर्विरोध मतलब निर्वाचित हुए हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ ITI अधिकारी कर्मचारी संघ का राज्य में प्रदेश स्तर के चुनाव होने के पश्चात सभी संभाग में स्वतंत्र निरंतर संभाग अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसी कड़ी में आज हम सब मिलके बिलासपुर संभाग अध्यक्ष का चयन किए और इसमें चुनाव में हमारे कम से कम 60 से 70 साथी यहाँ पे सम्मिलित हुए और लोगों में एक बहुत भव्य उत्साह था इस चुनाव के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हम शासन प्रशासन से जब अपनी मांगों को लेकर जाएंगे तो हमारी एकता जो है शासन को दिखेगा और उसी एकता के बलबूते पे हम अपनी मांगों को पूर्ण करने में सक्षम और सफल होंगे। प्रांत के गठन के बाद एक दूसरा जो गठन होना रहता है संभाग स्तरीय गठन, रायपुर से शुरुआत हुई थी। आज बिलासपुर से सभी संभाग के गठन के बाद एक अंतिम चरण पे बिलासपुर में गठन हुआ है, निर्वाचन हुआ है संभाग अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों का। जैसे गठन में क्या सभी अलग अलग कैडर में चुनाव होना रहता है, लेकिन वास्तविकता में हमारे छत्तीसगढ़ ITI कर्मचारी अधिकारी संघ एक तरह से एक संदेश दिया है कि जिस संगठन में एकजुटता है, सर्वसम्मति से अगर सभी पदाधिकारी चुनकर आए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। ये प्रांत के लिए एक संदेश है। तृतीय और कर्मचारी संघ का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन में हमारा संघ निरंतर आगे बढ़ा है और उनका सहयोग मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलते रहा है। हमारी ताकत निर्वाचन के बाद बढ़ी है और हम सब एकजुटता के साथ अपने मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन के बीच जाएंगे और अपनी एकजुटता का ताकत और परिचय देंगे। धन्यवाद। आज राज्य स्तरीय चुनाव के उपरांत बहुत उत्साहपूर्वक हमने बिलासपुर संभाग का संभाग अध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्षों का चयन किया है। निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपस में कोई मनमुटाव रहित बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और सभी ने एकजुटता का परिचय दिया है। हम सभी बहुत खुश हैं इस चुनाव के बाद और शासन के सामने अपनी मांगों को लेके जाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। जीत के बाद किस तरह कार्य करेंगे? जितने पदाधिकारी हैं जीतने के बाद अपनी कार्य रूपरेखा तय कर चुके हैं कि अपने अपने पदानुसार वो संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही साथ कर्मचारी 1 to 1 जितने कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबके सब आगे आएंगे। बिलासपुर जिले के जरहा भाटा इलाके में निर्माणाधीन शादी भवन द ग्रैंड स्टेट पर नगर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस भवन का निर्माण कृष्ण कुमार अग्रवाल द्वारा बिना वैध अनुमति के कराया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को निगम की टीम मौके पर पहुंची और शादी भवन को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि निगम प्रशासन ने करीब 6 महीने पहले भी इस निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। आरोप है कि निर्माण के दौरान नियमों को दरकिनार करते हुए पहले बस स्टॉप को हटाया गया, वहीं बिजली के ट्रांसफार्मर और खंभों को भी बाउंड्री वॉल के अंदर कर लिया गया। यह मामला MIC की सामान्य सभा की बैठक में भी उठा था, जिसके बाद पार्षद की शिकायत पर निगम प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। इसमें जरहा भाटा है जो नजूल सीट की ज़मीन है और भूमि ये हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उसके नाम पे आई है। उसका नाम है कृष्ण कुमार अग्रवाल। इस पे उसने निर्माण कार्य प्रारंभ किया नगर निगम की बिना अनुमति पर, जिसकी शिकायत वार्ड पार्षद के द्वारा की गई। प्रकरण MIC और सामान्य सभा में उठा था, जिसमें कार्रवाई आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार किया गया। मामले की जब जांच की गई तो ये सही पाया गया कि उसने संबंधित जमीन जो आज के डेट में उसके नाम पे चढ़ी हुई है राजस्व रिकॉर्ड में, मतलब नजूल संधारण खसरे में, उस पर नगर निगम से बिना सक्षम स्वीकृति करे बनाया गया। उसके पूर्व भी 6 महीना पहले उसको तोड़ा गया था। उसके बाद कुछ जो स्ट्रीट लाइट के जो खंभे होते हैं उसको भी उसने कवर्ड कर लिया है। उसकी भी जांच की गई, जांच में उसको भी सही पाया गया। और वहाँ पर एक नगर निगम का पुराना
यात्री बस प्रतीक्षालय था जिसको उसके द्वारा तोड़ दिया गया और उसका मलबा भी वहाँ से हटा दिया गया और उसको भी कवर कर लिया गया। इसलिए आज उसको आयुक्त महोदय के आदेशानुसार उस पूरे पेरी भवन को, जो शायद संभवतः वो शादी घर बना रहे या जो भी, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा था उसको मेरे द्वारा बंद करा दिया गया है और पूरे उसके परिसीमा को, जो उसका बाउंड्री वाल है, गेट है, 2 गेट है, एक एंट्री करने का है और एक बाहर निकलने का, दोनों को मेरे द्वारा और नगर निगम के जो तोड़ू दस्ता हमारा निवारण है, अतिक्रमण निवारण टीम के साथ जाके उसको सील कर दिया। सरस्वती नगर एवं कबीर नगर थाना की संयुक्त टीम ने साइबर सेल की मदद से सूने मकानों में चोरी करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपी पहले सूने बंद मकानों में रेकी करते थे, फिर अपने पास रखे लोहे की रॉड, सब्बल, छैनी से ताला तोड़कर प्रवेश माल की निकासी कर कीमती सामान समेटकर फरार हो जाते थे। वहीं चोरी के जेवरात नागपुर स्थित ज्वेलर को बेचा करते थे। पूर्व में भी इन आरोपियों की चोरी की घटना में संलिप्तता पाई गई है। बता दें 4 माह पहले प्रार्थी विजय कुमार तिवारी निवासी टीचर्स कॉलोनी द्वारा थाना सरस्वती नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 19 जनवरी को उनके सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी सहित कुल 1,84,000 की चोरी की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना सरस्वती नगर की टीम ने सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर वीरेंद्र वर्मा और दुर्गेश निर्मलकर को कोटा कॉलोनी से घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों द्वारा चोरी का माल नागपुर के ज्वेलर राकेश डुमरे को बेचना स्वीकार किया गया, जिसके बाद रायपुर पुलिस नागपुर में दबिश देकर उक्त ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। जी, थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 22/26 में एक चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया था। उसकी विवेचना में आगे बढ़ते हुए सीसीटीवी कैमरे की एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हम जो संदिग्ध थे उनके पीछे लगे हुए थे। मुखबिरों के माध्यम से पता चला कि वो रायपुर में फिर चोरी की मंशा से आए हुए हैं, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की थाना सरस्वती नगर और थाना कबीर नगर की संयुक्त टीम ने इस गिरोह को पकड़ा है। आगे की पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने पूर्व में रायपुर में 2 और प्रकरणों में चोरी का काम किया है। इसमें थाना सरस्वती नगर में 2024 के एक प्रकरण में 2025 के प्रकरण 212/2025, थाना कबीर नगर के 128/2024, इन दोनों प्रकरण में भी ये ही चोर सम्मिलित थे। इसके अलावा ये पूर्व में राजनांदगांव की 2 चोरियां भी इन्होंने की है और नागपुर में भी 2 प्रकरणों में जेल में निरुद्ध रहे हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम हैं वीरेंद्र वर्मा, दुर्गेश निर्मलकर और राकेश डुमरे। इनका मोडस ऑपरेंडी भी आपको बता देते हैं। ये बाइक से नागपुर से रायपुर और आसपास की जगहों पर आते थे, सुने मकानों की रेकी करते थे और उसके बाद सब्बल, छैनी, हथौड़ा के माध्यम से दरवाज़ा और ताला तोड़कर घर के अंदर घुस के जो वैल्यूबल सामान है उसकी चोरी कर लेते थे। उसके बाद नागपुर के डुमरे ज्वेलर्स को ये जाकर सामान बेचते थे। तो इसमें एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की गई है और उस ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल मिलाकर हमें लगभग 60,000 रुपये की कीमत के सोने के ज्वेलरी, 30,000 रुपये की कीमत की चांदी की ज्वेलरी और लगभग 47,000 रुपये कैश, इसके अलावा मोटरसाइकिल और जो चोरी में प्रयुक्त किया गया औजार, ये बरामद हुआ और जब्ती किया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।